हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में इस श्रृंखला में आज हम आप लोगों के सामने एनवायरनमेंट ज्योग्राफी के अंतर्गत एक टॉपिक लेकर आए हैं। जो आज का जो टॉपिक है ये है थल बायोम। आज का जो टॉपिक है ये है थल बायोम। लेकिन टॉपिक पे आने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए बिना समय गवाए हुए थे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो टॉपिक है ये है थल बायोम, यानी कि जीव जंतु पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ जिस क्षेत्र में निवास करती हैं, चाहे वो स्थलीय क्षेत्र में हो चाहे जलीय क्षेत्र में हो, वो उनका बायोम होता है। तो आइए देख लेते हैं। ये है बायोम, इसके अंतर्गत कौन कौन से बायोम हैं। इसके बाद ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मतलब ये कि इनका जो है कौन सा क्षेत्र है, किस क्षेत्र के अंतर्गत ये बायोम, कौन सा बायोम किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और वनस्पतियाँ हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और अगला जो पॉइंट है वो है प्राणी जगत, और इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत मतलब इसमें कौन सा बायोम है, इसका कौन कौन सा क्षेत्र है, इसमें कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, और इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। तो मोस्टली जो है हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले प्रोफेसर आर्ने नीस इन्होंने जो है सबसे पहले इस पर अपनी थियरी दी थी, और ये नॉर्वे के रहने वाले थे। ये कहाँ के थे? प्रोफेसर आर्ने नीस ये थे नॉर्वे के। इन्होंने जो है सबसे पहले इस पे जो है अपनी थियरी दी थी। तो देख लेते हैं सबसे पहला कौन सा बायोम है। टुंड्रा बायोम है। कौन सा है? टुंड्रा। यदि हम टुंड्रा की बात करें तो टुंड्रा जो है यह एकदम उत्तरी वाला क्षेत्र जो है, एकदम उत्तरी यानी ध्रुवीय क्षेत्र जो है, ध्रुवीय क्षेत्र के अंतर्गत को हम क्या कहेंगे? टुंड्रा बायोम कहेंगे। यानी कि हिम आच्छादित, जो बर्फ़ से ढका रहता है, जो क्षेत्र बर्फ़ से ढका है, यानी ध्रुवों से लगा सबसे जो उत्तरी क्षेत्र है, ध्रुवों से लगा हुआ जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है, वह कौन से बायोम के अंतर्गत आ रहा है? तो वो है टुंड्रा बायोम। वो कौन सा बायोम है? तो यह है टुंड्रा बायोम। यह हिम आच्छादित रहता है और ध्रुवों से लगा सबसे उत्तरी क्षेत्र होता है। यानी कि अगर हम ध्रुवों की बात करें तो पृथ्वी जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव यानी दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव का जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुव की बात करें, उत्तरी गोलार्ध की बात करें, तो सबसे उत्तरी क्षेत्र जो है यह जो ध्रुवों से लगा हुआ है, जो हिम से आच्छादित है, वह कौन सा है बायोम है? तो वह है टुंड्रा बायोम। वह टुंड्रा बायोम है। इसमें वृक्ष विहीन, यहाँ वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। यह क्या होता है? यह वृक्ष विहीन होता है, परंतु दक्षिणी भागों में कुछ बौनी झाड़ियाँ, यानी कि यहाँ वृक्ष नहीं पाए जाते, यह वृक्ष विहीन होता है, लेकिन यहाँ कुछ बौनी झाड़ियाँ भूमि पर उगने वाली वनस्पतियाँ, जैसे इसमें होता है लाइकेन है और ये मास है। तो ये छोटी छोटी वनस्पतियाँ जो है पाई जाती हैं। लाइकेन आप सभी लोग जानते हैं, लाइकेन जो होता है ये कवक और शैवाल का जो है ये संयोजित रूप होता है, यानी कि ये सिम्बियोसिस, मतलब ये लाइकेन जो होता है ये सहजीविता का जीवन व्यतीत करता है। तो ये जो लाइकेन कवक और शैवाल के सहयोग से जो है ये लाइकेन बनता है। इसमें मतलब एक दूसरे की जो है भागीदारी रहती है। लाइकेन और मांस, इस प्रकार की जो है वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाती हैं। और यहाँ देख लेते हैं, इस प्रकार की वनस्पतियाँ वृक्ष विहीन होता है, परंतु दक्षिणी भागों में कुछ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिसमें आपका है लाइकेन है और मांस है। लाइकेन और मांस ये जो है वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाती हैं। कहाँ? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं टुंड्रा की। किसकी बात कर रहे हैं? टुंड्रा की बात कर रहे हैं। यानी कि यहाँ देख लेते हैं इसमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, कौन कौन से प्राणी यहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें है रेडियर है, उत्तरी ध्रुवी लोमड़ी है, इसके अंतर्गत रेडियर आते हैं, रेडियर पाए जाते हैं। उत्तरी ध्रुवी लोमड़ी है, इसके बाद ध्रुवीय भालू है, हिम उल्लू है, ध्रुवी भालू है, रेडियर है, हिम उल्लू है, इसके बाद लेमिंग है और उत्तरी ध्रुवी खरगोश है। उत्तरी ध्रुवी खरगोश है, रेडियर है, उत्तरी ध्रुवी लोमड़ी है, ध्रुवी भालू है, हिम उल्लू है। ये इतने जो है प्रमुख जो है जीव पाए जाते हैं। कहाँ? टुंड्रा वाले क्षेत्र में। ये टुंड्रा बायोम के अंतर्गत ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और ये जंतु पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। इसके बाद है अगला बायोम कौन सा है? अगला बायोम है टैगा। अगला बायोम कौन सा है? टैगा। टैगा जो है यह उत्तरी यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका,
उत्तरी यूरोप की बात करेंगे। इसके बाद उत्तरी एशिया यानी कि उत्तर वाला भाग, यानी कि हम बात कर रहे हैं उत्तरी वाले क्षेत्र में। उत्तरी यूरोप की बात कर रहे हैं, उत्तरी एशिया की बात कर रहे हैं और उत्तरी अमेरिका के उत्तर वाले भाग की बात कर रहे हैं, उत्तरी अमेरिका के उत्तर वाले भाग की बात कर रहे हैं। परंतु ऐसे क्षेत्रों में जहाँ टुंड्रा की अपेक्षा औसत तापमान अधिक होता है, टुंड्रा की अपेक्षा यहाँ का जो तापमान होता है वह अधिक होता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं टैगा की, टुंड्रा की अपेक्षा यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो अधिक होता है, टुंड्रा की अपेक्षा टैगा का टेम्परेचर अधिक होता है। यह उत्तरी यूरोप है, उत्तरी एशिया है और उत्तरी अमेरिका वाला ये क्षेत्र है। देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ शंकुधारी सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर होने की वजह से टुंड्रा की अपेक्षा जो होता है, टुंड्रा की अपेक्षा यहाँ टेम्परेचर अधिक होता है। तो टेम्परेचर अधिक होने के कारण यहाँ जो है शंकुधारी सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, शंकुधारी सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, जिसमें अधिकतर स्प्रूस होते हैं। जिसमें अधिकतर किस प्रकार के होते हैं, अधिकतर जो है इसमें जो सदाबहार जो है वृक्ष होते हैं, इसमें स्प्रूस टाइप के वृक्ष होते हैं। वह कुछ चीड़ व फर भी पाए जाते हैं, चीड़ और फर प्रकार की भी वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाती हैं। स्प्रूस होते हैं, कुछ चीड़ होती हैं, फर होते हैं, ये जो वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाती हैं ज़्यादातर जो है ये किस तरह के होते हैं, ये शंकुधार और सदाबहार वृक्ष यहाँ इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। अगला है, इसमें देख लेते हैं कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं, कौन कौन से प्राणी इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें है छोटे मिंक है, इसके बाद है एल्का है, प्यूमा है, साइबेरियन बाघ है, एल्का है, प्यूमा है और साइबेरियन बाघ है। इसके बाद है बुल्गेरियन भेड़िया है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, बुल्गेरियन भेड़िया आते हैं, साइबेरियन आता है, प्यूमा आता है, एल्का आता है। ये सारे जो है जंतु जो है इस क्षेत्रों में पाए जाते हैं, टैगा वाले क्षेत्रों में। टैगा वाला क्षेत्र जो होता है वह टुंड्रा की अपेक्षा और थोड़ा सा नीचे होता है, टुंड्रा की अपेक्षा थोड़ा नीचे वाला क्षेत्र जो होता है वह टैगा के अंतर्गत, टैगा बायोम के अंतर्गत आता है। इसके बाद है शीतोष्ण पर्णपाती वन। अगला बायोम कौन सा है, शीतोष्ण पर्णपाती वन। यह मध्य व दक्षिणी यूरोप, पूर्वी उत्तरी अमेरिका, मध्य व दक्षिणी यूरोप, पूर्वी व उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी चीन, जापान, न्यूजीलैंड तक फैला है। इसका जो क्षेत्रफल है शीतोष्ण पर्णपाती वन वाला, यह मध्य व दक्षिणी यूरोप में पाया जाता है, यह मध्य व दक्षिणी यूरोप में पाया जाता है, पूर्वी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। इसका विस्तार जो है मध्य व दक्षिणी यूरोप में है इसका विस्तार। इसके बाद पूर्वी उत्तरी अमेरिका में इसका विस्तार है, पश्चिमी चीन तक इसका विस्तार है, जापान में है और न्यूजीलैंड तक, इन क्षेत्रों तक इसका जो है फैलाव है, इसका विस्तार है शीतोष्ण पर्णपाती वन का। तापमान औसत जो है वो साधारणतः यहाँ जो है साधारणतः तापमान अधिक होता है और यहाँ वर्षा अधिक होती है, तापमान अधिक होता है और यहाँ वर्षा भी अधिक होती है। और यह किन किन क्षेत्रों में फैला है, न्यूजीलैंड वाले क्षेत्रों में है। इसके बाद है पश्चिमी चाइना में है, जापान में है। इसके बाद उत्तर पश्चिमी पूर्वी जो है उत्तर पूर्वी अमेरिका में है। इसके बाद मध्य व दक्षिण यूरोप में है। तो इन क्षेत्रों में जो है इसका विस्तार है। इसके बाद है, इसमें देख लेते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ बीच, इसके बाद है बलूत, मैपल व चेरी वृक्ष आते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी वनस्पतियाँ आती हैं, बीच है, बलूत है, मैपल व चेरी, बीज, बलूत, मैपल, चेरी, ये वनस्पतियाँ जो है इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से इसमें यहाँ कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। तो इसमें सामान्यतः जितने जो है कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट जितने भी एनिमल्स होते हैं लगभग यहाँ पाए जाते हैं, कशेरुकी और अकशेरुकी, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट यानी वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट दोनों प्रकार के जो है प्राणी यहाँ पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत सामान्यतः जो है यह क्षेत्र सर्वाधिक कृषि उत्पादक के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। यह क्षेत्र जो होता है सामान्यतः यह सर्वाधिक कृषि उत्पादन के क्षेत्र के अंतर्गत यह आता है, काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र होता है यह। इसके बाद है, अगला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला कौन सा बायोम है, तो अगला बायोम है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जिसमें भारी वर्षा होती है,
इसके अंतर्गत उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है, बहुत भारी मात्रा में वर्षा होती है, जिसके भीतर भरपूर जीवन व तापमान अधिक रहता है। इसके अंतर्गत सर्वाधिक जो है जीवों के लिए सर्वाधिक जो फेवरेबल बायोम होता है वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाला ही क्षेत्र होता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जो है सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र वो यही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाला जो क्षेत्र है ये सर्वाधिक, दुनिया का सबसे सर्वाधिक जो है जैव विविधता वाला क्षेत्र यही है। इन्हीं क्षेत्रों में यहाँ जो है भरपूर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है और पूरे वर्ष भर लगभग वर्षा होती रहती है और यहाँ तापमान जो है अधिक रहता है। यहाँ का टेम्परेचर जो है अधिक रहता है और वर्षा भी यहाँ बहुत खूब मात्रा में होती है, लगभग वर्ष भर होती रहती है। और विश्व का सर्वाधिक जो है जैव विविधता वाला क्षेत्र भी यही होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाला वाने वन के अंतर्गत जो है सर्वाधिक जैव विविधता होती है। यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है केवल 7% भाग पर ही फैला है। यदि हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात करें तो यह पृथ्वी पर जो है इसका विस्तार कितना है तो सिर्फ 7% ही है। इसका विस्तार सिर्फ 7% ही है, परंतु इसमें पाई जाने वाली पादप व प्राणी समूचे विश्व के, इसमें जो पादप की जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, वो समूचे विश्व की यदि बात करें तो 40% के बराबर है। मतलब क्षेत्रफल जो है इसका सिर्फ 7% है। यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है सिर्फ 7% ही है। इसका क्षेत्रफल सिर्फ 7% है, लेकिन यहाँ पूरे विश्व का लगभग अकेले ही जो है 40%, चाहे वो वनस्पतियों की प्रजाति हो चाहे वो जीव जंतुओं की प्रजाति हो, वो अकेले 40% जो है इन्हीं 7% भागों पर ही जो है ये पाई जाती है, इनका विस्तार है। इसके बाद है समूचे विश्व की बराबर यहाँ चौड़ी पत्ती के सदाबहार वृक्ष प्रचुरता में पाए जाते हैं। यहाँ जो है सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, जो चौड़ी पत्ती के सदाबहार वृक्ष होते हैं। इनकी पत्तियाँ जो है काफ़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं। ये सदाबहार वृक्ष होते हैं, यानी कि पत्तियाँ जो है कभी गिरती नहीं हैं, वर्ष भर में जो है कभी गिरती नहीं हैं और ये प्रचुरता से पाए जाते हैं। इनकी बहुलता जो है बहुत अधिक मात्रा में होती है। इनकी बहुलता जो है वो काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। और समूचे विश्व की 40% जो है प्रजातियाँ केवल इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यहाँ अकेले ही जो है 40% प्रजाति जो जीवों की अकेले ही 40% जो प्रजाति है वो सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है, इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद अगला है सवाना। अगला कौन सा बायोम है तो अगला बायोम है सवाना। सवाना की यदि हम बात करें तो यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। सवाना कैसा क्षेत्र है? सवाना यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। सवाना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और सवाना अफ्रीका में सबसे अधिक विस्तृत है। सवाना का जो यह बायोम है या सवाना का जो क्षेत्र है यह सर्वाधिक जो है अफ्रीका में सबसे अधिक विस्तृत है। सर्वाधिक जो है क्षेत्रफल में कहाँ विस्तृत है तो यह अफ्रीका में ही विस्तृत है। और यहाँ पर घास व वृक्ष, यहाँ पर घास व वृक्ष तथा अग्नि प्रतिरोधी कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ अग्नि प्रतिरोधी कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। घास व वृक्ष तथा अग्नि प्रतिरोधी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कहाँ? सवाना वाले क्षेत्रों में, सवाना वाले क्षेत्रों में। इसके बाद जो है यहाँ कुटंग, भैंस, जिराफ, हाथी, गैंडे, यानी कि ये मोस्टली जो है कुटंग है, भैंस है, जिराफ है, हाथी, गैंडे, ये जो जंतु हैं, ये जो जानवर हैं, ये मोस्टली जो है ये शाकाहारी टाइप के जानवर हैं। ये शाकाहारी टाइप के जानवर हैं और घास चरने वाली, घास मोस्टली जो है ये घास फूस पे ही निर्भर रहते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है ये सवाना वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें है भैंस, जिराफ, हाथी, गैंडे, ये सभी जो है इसी क्षेत्रों में, सवाना वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिराफ वगैरह। इसके बाद है घास स्थल। अगला कौन सा बायोम है तो अगला बायोम है घास स्थल। इसमें उत्तरी अमेरिका का मध्य भाग, इस वाले क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका का जो मध्य वाला भाग है यानी प्रेरीज वाला क्षेत्र जो है उत्तरी अमेरिका का मध्य वाला भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी अमेरिका का मध्य भाग, पश्चिमी भाग व यूक्रेन, उत्तरी अमेरिका का मध्य भाग व पश्चिमी भाग तथा यूरोप का यूक्रेन, जिसमें शीतोष्ण घास
बहुत बड़ी मात्रा में जो है शीतोष्ण घास का मैदान पाया जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में जो है शीतोष्ण घास के स्थल पाए जाते हैं, शीतोष्ण घास के, यानी कि यह उत्तरी अमेरिका का मध्य वाला भाग और पश्चिमी वाला भाग, उत्तरी अमेरिका का मध्य वाला भाग और पश्चिमी वाला भाग तथा यूरोप का यूक्रेन, जिसके अंतर्गत जो है शीतोष्ण घास के मैदान बहुत बड़ी मात्रा में जो है पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें वनस्पतियों में घासों की प्रमुखता होती है। इस वनस्पतियों में क्या होती है? घासों की प्रमुखता होती है। घास वाले मैदान में इसमें जो है वनस्पतियों में घास की प्रमुखता होती है। इसके अंतर्गत जो है कौन कौन से जानवर आते हैं, मतलब पाए जाते हैं इन वाले क्षेत्रों में? मोस्टली जो है बाइसन है, कुरंग है, इसके बाद मवेशी है, रदनक है, प्रेरी कुत्ता है, इसके बाद भेड़िया है, वह अनेक विविधता देखने को मिलती है। यहाँ इन जानवरों के अलावा भी यहाँ काफ़ी जो है अनेक विविधताएं देखने को मिलती हैं इस वाले घास प्रदेशों में या घास वाले क्षेत्रों में। इसके बाद है अगला है मरुस्थल। यहाँ अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। मरुस्थलों में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है या न के बराबर वर्षा होती है। मरुस्थली वाले क्षेत्रों में या तो अपेक्षाकृत बहुत कम वर्षा होती है या तो न के बराबर वर्षा होती है, क्योंकि महाद्वीप के आंतरिक भागों में जिनमें बहुत कम वर्षा होती है या कभी कभी वर्षा नहीं हो पाती है। महाद्वीप के आंतरिक वाले भागों में कभी कभी वर्षा कम होती है या तो एकदम नहीं भी वर्षा होती है, जिसमें आर्द्रता कम होती है। यहाँ आर्द्रता जो होती है, इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में आर्द्रता जो है यहाँ बहुत कमी होती है, यानी कि यहाँ आर्द्रता जो है वो बहुत कमी होती है, किंतु दिन का जो तापमान होता है वो बहुत उच्च होता है। दिन का तापमान जो होता है वो बहुत उच्च होता है। दिन जो है वो बहुत गर्म होता है, लेकिन रातें यहाँ बहुत ठंडी होती हैं। तो यहाँ जो है बहुत ज़्यादा तापांतर होता है। तापांतर यानी ताप का अंतर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि दिन में जितना हाई टेम्परेचर रहता है, रात में उतना ही लो टेम्परेचर हो जाता है। यानी दिन और रात दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दिन में कड़कड़ाती धूप यानी कि तपती हुई धूप, दिन में तपती हुई धूप और रात में कड़ाके की ठंड। तो ये जो है ये मोस्टली जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों की ये विशेषता होती है। और यहाँ जो है यहाँ किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? तो यहाँ वनस्पतियों में जैसे चूँकि मरुस्थली वाला क्षेत्र है, मरुस्थली वाले क्षेत्र में ज़्यादातर जो है जो कटीले टाइप के वृक्ष होते हैं वो जो है यहाँ पाए जाएंगे। इसमें है आपका कैक्टस हो गया, नागफनी हो गया, यूफॉर्बिया हो गया। इसी के अंतर्गत आप देखेंगे तो सेजबूस हो गया। इसके अंतर्गत देखें तो बबूल भी आता है, और बबूल हो गया, बेर हो गया। क्योंकि ये कटीले पौधे पाए जाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि क्योंकि यहाँ पानी की कमी होती है। मरुस्थली वाला क्षेत्र है तो पानी की कमी होती है, और पानी की कमी से बचने के लिए जो है यहाँ जो प्रकृति ने जो है इन पौधों को पत्तियों के स्थान पर, पत्तियाँ न दे करके जो है पत्तियों के स्थान पर ये कांटे इन्हें दे देते हैं, मतलब कांटे में जो है तब्दील हो जाता है, ताकि जो है ये अपने आप को जो है उस एटमॉस्फेयर में मेंटेन कर सके, उस पर्यावरण में जो है अपने आप को मेंटेन कर सके। इस तरह से जो है प्रकृति ने इन्हें बनाया। और इनकी जड़ें जो होती हैं वो काफ़ी गहराई तक जाती हैं, ताकि आसानी से जो है, चूँकि यहाँ पानी की कमी होती है, जिसकी वजह से पानी का जो जलस्तर होता है वो बहुत नीचे होता है, जिसकी वजह से जड़ें जो होती है वो काफ़ी गहराई तक जा करके आसानी से जो है पानी को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। यही कारण है कि जो है इनकी जड़ें जो होती हैं वो काफ़ी गहराई तक जाती हैं, और इनका तना जो होता है वो बहुत कठोर होता है, ताकि आसानी जो है यहाँ वाष्पन की क्रिया न होने पाए। ठीक, इसके बाद है यहाँ इन क्षेत्रों में यानी कि रेगिस्तान वाले क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ सरीसृप, स्तनी व पक्षियों की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में सरीसृप पाए जाते हैं। सरीसृपों और पक्षियों की यहाँ अनेकों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। चाहे सरीसृप हुआ, आप देखेंगे तो रेप्टाइल्स, जितने भी ज़्यादातर जो है रेप्टाइल्स के काफ़ी जो है जीव इसके अंतर्गत आते हैं इसमें। इसके बाद देखेंगे तो स्तनियों में भी कुछ जो यहाँ इन मरुस्थली वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पक्षियों की भी अनेकों प्रजातियाँ जो है इन वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो इस तरह से हमने देखा टुंड्रा बायोम, टैगा बायोम, शीतोष्ण व पर्णपाती बायोम। इसके बाद है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाला बायोम। इसके बाद है सवाना बायोम, घास स्थल बायोम और मरुस्थली बायोम। तो इस तरह से ये टॉपिक लगभग जो है आज कंप्लीट होता है। तो हमने लगभग जो है पूरा डिटेल से
सभी पे जो है बारीकी से पूरा चर्चा किया और हमने बताया भी ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ये टॉपिक बिल्कुल मिस मत करिएगा, ये टॉपिक ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तो अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।